हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए साइंस का जो होता है ना, मिक्सिंग क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन बैंक से दो नंबर वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो साइंस भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा और बायोलॉजी भी रहेगा। सिर्फ रहेगा दो नंबर वाला क्वेश्चन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो क्वेश्चन रहेगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग आप क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोग सबसे अच्छा बेस्ट होगा पढ़ाई के लिए, सबसे अच्छा बेस्ट होगा आप लोग उसको रिवीजन ज्यादा करें। पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, पढ़ाई कई तरीका से होता है। तो सबसे पहले जो आप लोग पढ़ें उसको आप लोग क्या करें, रिवीजन करें, तो ज्यादा बेस्ट होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा जो आप लोग सुन लें। पहला रहेगा कि दही यानी कि तांबा और पीतल के बर्तन में, तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए, पहला क्वेश्चन। फिर आएगा कि सोना, चांदी एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड रहेगा कि लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है, थर्ड क्वेश्चन। फोर क्या रहेगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखे। और फाइव नंबर क्वेश्चन रहेगा दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो हम लोग एक एक करके 5 क्वेश्चन डेली आता है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। और आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन बैंक को ज्यादा आप लोग क्या करें, रिपीट करें। क्वेश्चन बैंक पर आप लोग, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन बैंक पे पकड़ ज्यादा होना चाहिए। और आप लोग क्या करें, रिवीजन उसको ज्यादा करें। चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या रहेगा, मार्कर नहीं चल रहा, एक सेकंड। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या रहेगा देख लेते हैं। अरे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, पहला रहेगा पीतल, एक सेकंड मार्कर ले लेते हैं, एक सेकंड मार्कर ले लेते हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, अच्छा ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि तांबा या पीतल के बर्तन, तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन क्या है आप लोग समझें कि तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए, क्या कारण है। आखिर कोई ना कोई कारण है ना, तब हम लोग नहीं रखते हैं तांबा या पीतल के बर्तन में। तो सबसे पहले आप लोग इसको समझें। सबसे पहले इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि यानी कि दही में, सबसे पहले बताया तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ क्यों नहीं पाया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ ही तो है, तो लिखेंगे दही में क्या पाया जाता है, दही में लैक्टिक यानी दही में अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो लिखेंगे दही, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि दही में अम्ल पाया जाता है। दही में अम्ल पाया, कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में अम्ल पाया जाता है जो कि बर्तन से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, जिससे ये सब खाने के
जिससे ये सब खाने के लायक नहीं रहता है, नहीं रहता है, जिससे ये सब खाने के लायक नहीं रहता है और विषैला हो जाता है, जिससे ये सब खाने के लायक नहीं रहता है। इसीलिए लिखेंगे फिर इसीलिए तांबा या पीतल, इसीलिए तांबा या पीतल के बर्तन, तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। क्या क्वेश्चन है जो आप समझें? कह रहा है कि तांबा या पीतल के बर्तन में, जैसे तांबा का बर्तन हो गया, पीतल का बर्तन हो गया, तो तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए? क्या कारण है? तुम जानते हैं कि तांबा दही में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दही में याद करने कॉन्सेप्ट, दही खाने से क्या होता है? लैक्टिक होता है, यानी दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो कि अब बर्तन में रखेंगे तो बर्तन से रिएक्शन करेगा कि नहीं? तो बर्तन में यानी कि जो कि बर्तन से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। अब बर्तन में रखेंगे तो बर्तन से रिएक्शन करेगा ना, तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, जिससे यह सब खाने के लायक नहीं रहता। जैसे आप समझें, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा तो खाने के लायक रहेगा, खाने के लायक नहीं रहेगा, जिससे यह सब खाने के लायक नहीं रहता। इसीलिए तांबा या पीतल के बर्तन में दही जैसे खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। बस इतना लिखेंगे, 2 नंबर आप लोग का मिल जाएगा। ये 2 नंबर आप लोग का 100% मिलेगा। ये आप लोग इसको लिख लें और आप लोग इसको याद करें, याद करना बहुत जरूरी है। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर आगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन 2 क्या कहता है ना? क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, इसको हम साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 था लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है? लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है? क्या कारण है कि लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं? क्या कारण है आखिर क्या करना है कि लोहे की वस्तु को हम लोग पेंट करते हैं, है ना? तो इसको आप लोग समझें कि लोहे की वस्तु को हम लोग पेंट क्यों करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं? आप लोग जानते हैं, जंग से बचाव के लिए। जैसे कमाड़ी को हम लोग क्यों रंगते हैं? जंग से बचाने के लिए। लोहे के कमाड़ी को क्यों रंगते हैं? जंग से बचाने के लिए। तो क्या लिखेंगे? लोहे की वस्तु को पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि, अब इसको लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे, लोहे की वस्तु को पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि लिखेंगे हवा पानी आदि के संपर्क में, आदि के संपर्क में आने से वस्तु संक्षरित होने लगता है। होने लगता है। इसीलिए लोहे की वस्तु को पेंट
पेंट करना चाहिए। लोहे की वस्तु को क्या करना चाहिए? पेंट करना चाहिए। क्या कह रहा है कि आखिर, जैसे आप ऐसे समझे, ये लोहा की वस्तु है, कोई लोहा की वस्तु है, तो आखिर हम लोग इसको पेंट क्यों करते हैं? क्या कारण है? तो पेंट हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जंग नहीं लगेगी, जंग ना लगे। जंग लगता है क्यों? क्योंकि हवा और पानी के संपर्क में यह आ गया तो उसमें जंग लगना ही लगना है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होगा? हवा और वायु से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। यही तो इसका उत्तर हो गया। तो पूछ रहा था कि लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है? तो क्या लिखेंगे? लोहे की वस्तु को पेंट इसलिए किया जाता है। क्या लिखेंगे? लोहे की वस्तु को पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि हवा पानी आदि के संपर्क में आने से क्या होता है? वस्तु संक्षरित हो जाता है, यानी कि वस्तु में जंग लग जाता है। वस्तु में क्या होता है? जंग लग जाता है। इसीलिए लोहे की वस्तु को पेंट करना चाहिए। बस काम खत्म, 2 नंबर मिल गया। इतना ही तो लिखना है, मात्र आप लोग का इतना ही लिखना है, 2 नंबर आप लोग को मिल गया। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन है कि इसको हम साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम साफ कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखें। उत्तल लेंस या अवतल लेंस में अंतर लिखें। अच्छा क्वेश्चन आएगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखें। अगला क्वेश्चन आएगा उत्तल लेंस, लिख लेते हैं। यहां पर लिखेंगे उत्तल लेंस, यहां पर हो जाएगा उत्तल लेंस, एक साइड अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखें। पहले लिखेंगे उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। पहला, ये सब क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये सब क्वेश्चन 2 नंबर का। तो लिखेंगे उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। और इस साइड अवतल फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। आगे इस साइड लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन कि उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि को दूर करने में किया जाता है। और इस साइड लिखेंगे अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। तीसरा लिखेंगे अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। दूर करने में किया जाता है। ये आप लोग का हो गया, 2 नंबर आप लोग का मिल गया। मात्र इतना ही लिखना है कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इस साइड उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। काम हो गया खत्म। अब चलते हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम साफ कर लेते हैं। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या कहता है?
4 हम लोग को क्या कहता है? आगे क्वेश्चन है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे? पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे हम लोगों का चारों ओर का अवबाध क्षेत्र जिसमें जैव और अजैव दोनों घटक उपस्थित हो उसे पर्यावरण कहते हैं। जैव कहने का मतलब क्या हुआ? जैव कहने का मतलब क्या हुआ? सजीव वस्तु। और एक है अजैव कहने का मतलब क्या हुआ? निर्जीव वस्तु। तो जो दोनों घटक उपस्थित हो, सजीव भी और निर्जीव भी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पर्यावरण कहते हैं। यानी पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे हम लोगों का वह क्षेत्र जिसमें जैव या हम लोगों का अवबाध क्षेत्र जिसमें जैव या अजैव हम लोगों का अवबाध क्षेत्र जिसमें जैव या अजैव चारों तरफ दोनों घटक उपस्थित हो उसे पर्यावरण कहते हैं। उसे पर्यावरण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे पर्यावरण कहते हैं। जैव कहने का मतलब क्या हुआ? सजीव वस्तु। और यहाँ पर एक है अजैव कहने का मतलब क्या हुआ? निर्जीव वस्तु। यानी कि हम लोगों का अवबाध क्षेत्र जिसमें जैव और अजैव चारों तरफ दोनों घटक उपस्थित हो, यानी सजीव वस्तु भी और निर्जीव वस्तु भी दोनों घटक उपस्थित हो, उसको बोलेंगे हम लोग पर्यावरण। यानी कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो हम लोगों का अवबाध क्षेत्र जिसमें जैव या अजैव चारों तरफ दोनों घटक उपस्थित हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पर्यावरण कहते हैं। अब चलेंगे हम लास्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 5। इसको हम साफ करते हैं, इसको आप लोग लिख लें। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कहता है आप समझे? क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसको हम साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन लास्ट क्या कहता है? क्वेश्चन लास्ट, दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? 2 नंबर का दृष्टि दोष क्या है? लिखेंगे लास्ट क्वेश्चन, दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष कहने का मतलब क्या हुआ? नेत्र में दोष होना चाहिए। नाम में है दृष्टि दोष, यानी कि नेत्र में दोष, सिंपल बात। तो क्या लिखेंगे? दृष्टि दोष से क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? यह 4 प्रकार का होगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। यानी कि लिखेंगे दृष्टि दोष से क्या समझते हैं? तो लिखेंगे दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष, लिखेंगे वैसा दृष्टि दोष जिसमें ना तो निकट की वस्तु, ना तो निकट की वस्तु और ना ही दूर की
और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे, नहीं दे उसे दृष्टि दोष कहते हैं। उसे दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, वैसा दृष्टि दोष जिसमें ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उसे क्या बोलेंगे, दृष्टि दोष। या कितने प्रकार के होते हैं, तो यह चार प्रकार के, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता। ये आप लिख लें, ये होता है 4 प्रकार के, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। ये आप लोग का 5 क्वेश्चन हो गया और इसको आप लोग बार बार इसको क्या करें, रिवीजन करें। और पढ़ने से अच्छा इसको जो क्वेश्चन पढ़ें वह क्वेश्चन बैंक से पढ़ें और उसको बार बार आप लोग क्या करें, उसको रिवीजन करें। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।